यस बेटा। टच टच स्क्रीन। कितने टच स्क्रीन है बेटा, उसको क्या पैटर्न है हमारा याद करने का, मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स पैटर्न है टच स्क्रीन को याद करने का। डू यू रिमेम्बर? कैसे याद करोगे आप टच स्क्रीन को? याद है किसी को कि क्या मेथड है टच स्क्रीन को बड़ा इजीली याद करने का? दानिश, यू वर प्रेजेंट व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द टच स्क्रीन, हाउ टू मेमोराइज टच स्क्रीन? नो सर। फुरकान, हमदान, यू वर प्रेजेंट ना? उस्मान, यू वर आल्सो प्रेजेंट। रेहान, कोई बताएगा कैसे याद करे टच स्क्रीन? इंफ्रारेड सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे एक्सपेंसिव है, जो इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं पता है, हम हमारे पास तीन टच स्क्रीन हैं। आपको ये तो हमें मालूम ही है। एक तो है रेजिस्टिव, ठीक है। अच्छा, एक है हमारा कैपेसिटिव, और एक है हमारे पास इंफ्रारेड। अब इसको याद करने की एक मैं टेक्निक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई वो है, ये एक टेक्निक है इसको याद करने की। हम क्या करते हैं कि तीन टेबल बना लेते, टेबल के अंदर तीन कॉलम बना लेते हैं। अच्छा, रेजिस्टिव को हम बिल्कुल राइट साइड पे रख देते हैं, इंफ्रारेड को हम रख देते हैं बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट साइड। सेंटर में सी फॉर कैपेसिटिव, सी फॉर सेंटर, और राइट साइड पर आ जाता है हमारा रेजिस्टिव। ठीक है, ये हमने काम कर दिया। सिर्फ ये याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, ये नहीं कि कोई वो है, बस याद करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने, जैसे उस्मान ने बोला है कि हम क्या करते हैं, हमें मालूम है कि हमारे पास जो वाइट बोर्ड्स हैं, इनमें एक वाइट बोर्ड है इंफ्रारेड का, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, और इस वाइट बोर्ड में यूज होता है इंफ्रारेड। तो बस यहाँ से हम उठाते हैं मोस्ट का वर्ड, और हम कहते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव। ठीक है। और ये रेजिस्टिव इसका 100% अपोजिट है, तो ये क्या होगा, चीपेस्ट होगा। ठीक है। अच्छा, जब मोस्ट की बात कर रहे हैं तो हर चीज के अंदर मोस्ट ही चल रहा होगा। ये मोस्ट ड्यूरेबल होता है। हम जब टच स्क्रीन की बात करते हैं तो हम एक चीज ये देखते हैं कि ड्यूरेबल है या नहीं है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ये इसका जो विजिबिलिटी इन सनलाइट कैसी है, विजिबिलिटी इन सनलाइट, तो मोस्ट विजिबल इन सनलाइट। और जब हम बात कर रहे होते हैं टच स्क्रीन की, तो एक और कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं, मल्टी टच। एम फॉर मल्टी, एम फॉर मोस्ट, तो इसके अंदर मल्टी टच भी है। ठीक है। और एक जब हम बात कर रहे होते हैं टच स्क्रीन की, तो हम बात करते हैं कि हम इसको टच किस तरह कर सकते हैं। कैन बी टच, कैन बी यूज्ड विथ फिंगर, स्टाइलस, गलत फिंगर्स। क्या आपने क्या किए हैं फिंगर, ग्लव्स पहने हुए, उनसे आप टच कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं चीप इसकी रेजिस्टिव की। तो रेजिस्टिव जो है ये लीस्ट, यानी कि वो ड्यूरेबल नहीं होता है, ये है ना, वल्नरेबल होता है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या होगा, हम क्या कहेंगे, लीस्ट विजिबल इन इन सनलाइट। ठीक है। अच्छा, नो मल्टी टच। ठीक है भाई। हाँ, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, जिस तरह ये है इसी तरह इसको भी आप टच कर सकते हैं। इसमें बस एक एक चीज के अंदर दोनों सेम। अब आता है कैपेसिटिव, ये है सेंटर में। तो इसके लिए बस सेंटर के पॉइंट लिखेंगे। आप ये कहेंगे कि मीडियम कॉस्ट, गुड ड्यूरेबल, या खाली ड्यूरेबल लिख दें, गुड विजिबिलिटी इन सनलाइट। अच्छा,
ये जो है हम यूज कर रहे होते हैं कैपेसिटिव अपने मोबाइल फोन्स के अंदर, तो मोबाइल फोन में वापस मल्टी टच होता है, तो हम ये लिखेंगे मल्टी टच। एक चीज जो है ये इन दोनों से डिफरेंट है, ये क्या, कैन बी यूज विथ बेयर फिंगर और स्पेशल स्टाइलस। ये इसमें दोनों से डिफरेंट है। ठीक है मेरे बच्चों, ये एक ट्रिक है, एक टिप है इनको याद करने की। अब तो ये तो होगा इनके फीचर्स। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ टू कैलकुलेट द टच, हाउ टू रजिस्टर द टच। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें, अब मैं आगे ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू रजिस्टर द टच। चलो। सर इनकी रिस्पॉन्स टाइम इसमें से कौन सा फास्ट है? आप बताएं किसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, किस में आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। कैपेसिटिव में। कैपेसिटिव में। तो इसका क्या होगा, रिस्पांस टाइम सबसे ज्यादा फास्ट होगा। ये क्या हो गया। यार मैं उसको स्क्रीन को कलर करना चाह रहा था लेकिन चल। अच्छा, अब हमें क्या देखना है कि ये कैसे काम करते हैं और टच कैसे, बेसिकली हमें ये देखना है कि हाउ टू रजिस्टर द टच, टच कैसे रजिस्टर होता है। जब कैपेसिटिव की बात करते हैं तो इन कैपेसिटिव बेसिकली वी यूज, वेयर इज इट, जरा पिक्चर का, ये मैंने इतने लोगों को करवाया है और ये, अच्छा रेजिस्टिव है, ये आ जाएगा एक्स इंफ्रारेड, कैपेसिटी इधर आ जाएगा इंफ्रारेड। अच्छा, अब देखो बेटा, आपको क्या याद करना है। पहली बात तो आप, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, सबके अंदर सेंसर का यूज आएगा। इंफ्रारेड के अंदर क्या होगा, इसमें इंफ्रारेड में अपोजिट साइड पर, एट अपोजिट साइड्स देयर आर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एलईडीज एंड सेंसर्स। इंफ्रारेड एलईडीज एंड सेंसर्स। ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि ये क्या करेगा, ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड रेज इज फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ठीक, ऑन टच, एट लोकेशन ऑफ टच द ग्रिड इज ब्रोकन। ठीक है, ग्रिड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अच्छा, अच्छा क्या बात हो रही है हमारे पास, एट अपोजिट साइड, अच्छा, अ ग्रिड ऑफ इंफ्रारेड रेज इज फॉर्म। ठीक है, सेंसर्स
uh, measures infrared rays and send measure, ठीक है, and send, हेलो सर। yes बेटा, signals to microprocessor. Those are converted into digital using ADC. अच्छा भाई, ठीक है बेटा। अच्छा भाई, on touch the grid, location of the grid is broken. Microprocessor when signal are reached at microprocessor, it will calculate, it calculates location of the touch, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर, क्या कर रहा है, टच की लोकेशन को इस तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, कैपेसिटिव के अंदर क्या होता है बेटा, इन कैपेसिटिव यू विल सी दैट देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक field formed from corners of touch screen and sensors, monitors, hmm, sensors, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब क्या होगा कि whenever a user touches with bare finger, there will be a change in electrostatic field, huh? On touching the screen, the electrostatic with bare finger or conductive gloves or special stylus, the field is electrostatic, there is change in electrostatic field। अच्छा, sensor send data to microprocessor, converted into digital with the help of ADC, ठीक है। अच्छा भाई, microprocessor calculates the location of touch, ठीक है, इस तरह ये आइडेंटिफाई कर रहा है। रेजिस्टिव के अंदर क्या होगा, देयर आर टू लेयर्स
सेपरेटेड बाय स्पेशल बाय स्पेसर्स। ठीक है। व्हेन यूजर पुशेस आउटर लेयर, पुशेस का वर्ड आएगा, आउटर लेयर इनटू इंटरनल लेयर, ठीक है, इट कम्स इन कांटेक्ट विथ इंटरनल लेयर। अच्छा, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। द देयर विल बी change in current due to this touch. Sensor send data to microprocessor. Microprocessor will identify the location of the touch. ठीक है बेटा। तो इस तरह आपको क्या करना है, ये टच स्क्रीन को याद करना है। दूसरा हमारे पास स्कैनर है। स्कैनर के अंदर आपको क्या याद करना है, अच्छा माइक्रोफोन का तो अभी हमने देख लिया था कि माइक्रोफोन किस तरह काम करता है। स्कैनर के अंदर क्या होता है, भी हमारे पास जो स्कैनर है उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे होते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो 2D स्कैनर है एंड 3D स्कैनर। राइट। अच्छा भी स्कैनर के अंदर स्कैनर किस तरह काम करते हैं, याद है आपको, स्कैनर के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जब स्कैनर की आप शेप देख लें, स्कैनर की शेप किस टाइप की होती है। स्कैनर स्कैनर स्कैनर, दिस इज स्कैनर। अच्छा भाई, ये क्या है, इसके अंदर ग्लास पैनल है। इस गिलास पैनल के ऊपर आप जिस स्कैनर को अपने जहन में लेकर आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका फोटोकॉपियर मशीन है। फोटोकॉपियर मशीन में यू हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज अ कवर। उस कवर को रेज करता है एंड प्लेस द डॉक्यूमेंट दैट इज टू बी फोटोकॉपीड। बेसिकली a photocopier machine is combination of printer and scanner। दोनों काम कर रहा होता है, स्कैन भी कर रहा होता है, प्रिंट भी कर रहा होता है। तो वही आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले क्या करोगे, आपके डॉक्यूमेंट जो मशीन का कवर है उसको रेस करोगे, डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर रखोगे। फिर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक ब्राइट लाइट है जो कि पूरी डॉक्यूमेंट को पर जाके पड़ रही होती है। मूवेबल लाइट सोर्स होता है, वो एक कॉर्नर से शुरू होती है और दूसरे कॉर्नर तक जाती है। तो आप ये कहोगे कि देयर विल बी अ मूवेबल लाइट सोर्स दैट इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। पहला काम क्या किया आपने, कवर को रेज किया और डॉक्यूमेंट को उस पे आपने प्लेस किया। दूसरा काम क्या करते हैं कि देयर विल बी अ मूवेबल लाइट सोर्स दैट इल्यूमिनेट योर डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो हाउ स्कैनर वर्क्स। ठीक है बेटा, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। नंबर वन क्या होगा भाई, कवर इज रेज। ठीक है। डॉक्यूमेंट इज, अच्छा ये 2D स्कैनर है तो ये 2D यानी डॉक्यूमेंट को करे, डॉक्यूमेंट इज प्लेस्ड ऑन ग्लास पैनल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट रखने के बाद क्या होगा, आ मूवेबल
लाइट सोर्स विल इल्यूमिनेट द डॉक्यूमेंट। जब वो डॉक्यूमेंट को इल्यूमिनेट करेगा तो एक इमेज बनेगा। द एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड दैट इज सेंट टू लेंस थ्रू मिरर्स। देखिए यहाँ पे मिरर्स लगे हुए हैं, एक मिरर ये है और एक मिरर ये क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट का इमेज जो है वो लेंस पर डाल रहा है। ठीक है ना, थ्रू मिरर्स, अ सेट ऑफ मिरर्स। ठीक है बेटा, फिर क्या होगा? अच्छा भाई, लेंस फोकस द इमेज ऑन CCD। CCD इज चार्ज कपल डिवाइस। ये क्या होते हैं? CCD आर लाइट सेंसिटिव। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर लाइट पड़ी है तो चार्ज चेंज होगा, अगर जो आपकी इमेज आ रही है उसका ब्लैक पार्ट है तो चार्ज चेंज नहीं होगा। तो इस तरह सर क्या इसका होगा? फुल फॉर्म क्या है? सॉरी बेटा। सीसीडी का फुल फॉर्म? चार्ज कपल डिवाइस, तो मैं दोबारा CCD, चार्ज कपल डिवाइस। द चेंज इन चार्ज आर कन्वर्टेड into binary signals using ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और फिर क्या होगा? डिजिटल इमेज इज फॉर्म बाय सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ये है आपका स्कैनर। अब यही आपका बारकोड रीडर में यूज होता है, यही आपका 3D स्कैनर में यूज होता है। 3D स्कैनर और 2D स्कैनर में क्या डिफरेंस है कि 2D स्कैनर जो है वो एक साइड से आपका स्कैन कर रहा है। 3D स्कैनर के अंदर बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, डिफरेंट एंगल से स्कैन कर रहा होता है और फिर सारी इमेजेस को मर्ज करके एक एक ऑब्जेक्ट बना देता है। तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, 3D स्कैनर। 3D स्कैनर इज बेसिकली 2D स्कैनर दैट इज स्कैनिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। आपने डिफरेंट एंगल से ऑब्जेक्ट को स्कैन किया और स्कैन करने के बाद आपने क्या कर दिया, उसको मर्ज करके एक वो बना दिया और फाइल बना दी, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, 3D स्कैनर। मैं आपको 3D स्कैनर का एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम्म, ये देखो, ये देखो। ये कैमरा यूज करते हैं, उसकी इमेजेस कैप्चर कर रहा है डिफरेंट एंगल से। ऐसे स्कैनर भी क्या करेगा, इसको स्कैन करके इमेजेस बनाएगा। ठीक है, और इमेजेस बनाने के बाद वो क्या करेगा, इन सारी इमेजेस को मर्ज कर देगा यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। और एक इमेज बन जाएगी जो कि आप इसको ये देखिए किया इसमें, इमेजेस कैप्चर कर दी इसने सारी। ठीक है,
नाउ ऑल दीज इमेजेस आर मर्ज विथ ईच अदर। ये सारी इमेजेस हैं, ये सारी इमेजेस हैं, इसने इनको किया, कैप्चर किया। ये सॉफ्टवेयर के अंदर इसने इमेजेस को इनपुट दिया, और फिर उसके बाद जो है ये क्या करेगा सॉफ्टवेयर, ये देखिए इसने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करके डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, राइट। ये है आपका 3D स्कैनर। तो बेसिकली 3D स्कैनर इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2D स्कैनर। और 2D स्कैनर और 3D स्कैनर के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये क्या कर रहा था, 2D स्कैनर एक साइड से स्कैन कर रहा था डॉक्यूमेंट को, और ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्कैन करेगा फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स है। ये सॉरी है, हाँ ठीक, ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? तो ये आपका पास हो गया 2D और 3D स्कैनर। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमने माइक्रोफोन की भी बात कर ली थी। अच्छा, इसके बाद क्या है आपके पास, कीबोर्ड और माउस की बात कर लें। ठीक है, कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड के अंदर क्या होता है बेटा कि कीबोर्ड के अंदर, अगर मैं एक मिनट जरा सा मैं फाइल ही ओपन कर लेता हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मुझे ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया आपके पास, स्कैनर हो गया हमारे पास। अच्छा, फिर उसके बाद ये है हमारे पास बारकोड रीडर। अच्छा, बारकोड रीडर के अंदर क्या होते हैं, ये बार्स होते हैं, बार्स आर ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि जो ब्लैक है वो 1 है, और जो वाइट है वो 0 है। ठीक है, जब हम इसको स्कैन करते हैं तो एक रेड लाइट आपने देखा होगा कि बारकोड रीडर से निकलती है और जाके ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, और वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट बैक हुई हुई तो जो डार्क एरिया होगा वहां से लाइट नहीं आएगी, जो वाइट एरिया होगा वहां से लाइट आएगी। तो वो इस तरह आइडेंटिफाई कर लेगा ब्लैक एंड वाइट एरियाज को। फिर उन ब्लैक एंड वाइट एरियाज को कन्वर्ट करते हैं हम डिनरी में, यूजिंग दीज कोड। ये वो वाला कोड नहीं है जो कि आपने बाइनरी टू डिनरी कन्वर्जन में पढ़ा था। जीरो का कोड क्या होगा, 0001101। अच्छा, आपको ये याद करने की भी नीड नहीं है। एग्जाम में जो अब तक जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि आपके पास बार कोड है, आपको क्या करना है, इसमें 0 1 बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होगा कि जो ब्लैक वाला एरिया है उसको आप 1 बोल दोगे, और जो व्हाइट वाला एरिया है उसको आप 0 बोल दोगे, बस इतना काम करना है आपको। इस तरह क्या होगा कि आपका देखेंगे, जो ब्लैक वाला एरिया है वो क्या है, 1 है, और जो व्हाइट वाला एरिया है वो 0। तो इस तरह आपका जो बारकोड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी वैल्यू पे। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास एक और बारकोड है, उसको हम कहते हैं क्यूआर कोड। ठीक है, ये क्यूआर कोड का आपको याद रखना है कि क्यूआर कोड कैसे काम करता है। पहली बात तो है कि बारकोड एंड क्यूआर कोड में जो डिफरेंस है वो ये है कि बारकोड कैन स्टोर अप टू 30 डिजिट्स। 30 डिजिट्स आ सकते हैं बारकोड में, इससे ज्यादा नहीं आ सकते हैं। क्यूआर कोड कैन स्टोर अप टू 7,000 कैरेक्टर्स, इसके अंदर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। हाँ, आप इसमें टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 7,000 कैरेक्टर्स को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अलाइनमेंट के लिए कि ये लेफ्ट साइड कौन सा, राइट कौन सा है, टॉप कौन सा, बॉटम कौन सा, ये अलाइनमेंट के लिए स्क्वायर्स दिए हुए होते हैं। इससे क्या करता है, ये अलाइनमेंट को डिटेक्ट कर रहा होता है कि कहाँ पे इसकी अलाइनमेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्वायर्स होंगे, यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट बार्स हैं। ठीक है, बारकोड को स्कैन करने के लिए आप क्या करते हो, बारकोड रीडर यूज करते हो। बारकोड रीडर क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट कोड सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर वो ब्लैक एंड व्हाइट कोड को डिजिट में कन्वर्ट करता है। तो उसके पास वो कोड आ जाता है जो बारकोड के ऊपर वैसे भी लिखा हुआ होता है। देखें, बारकोड के ऊपर 05100012517 लिखा हुआ है। देखो बेटा, जब हम इसको कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज वेरी स्लो। सबसे ज्यादा स्लो इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड। अगर मैं कीबोर्ड से ये कैरेक्टर टाइप करूंगा, इसका मतलब है कि दीज सिक्स, कितने हो गए, 6 and 6 12 और 1 13, कितने कैरेक्टर्स हैं ये, नहीं 12 कैरेक्टर्स हैं।
इन 12 करेक्टर्स को अगर मैं टाइप करूंगा तो मेरा टाइम लगेगा। और उसमें एक डिसएडवांटेज क्या होगा, कीबोर्ड से टाइप करते हुए कभी हम कोई करेक्टर को पहले टाइप कर देते हैं दूसरे करेक्टर से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे क्या लिखना है, एंड लिखना है, तो बड़ा कॉमन है कि मैं एंड को एडीएन लिख देता हूँ। हाँ, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है तो ये हमसे कॉमन ये मिस्टेक होती है कि एंड को लिखते वक्त हम क्या कर देते हैं, एडीएन लिख देते हैं। अब मैंने एडीएन लिख दिया तो ये क्या हो गया, एरर हो गया, ठीक है ना, एडीएन लिख। तो इसी तरह क्या होता है, टाइपिंग करते हुए ये हो सकता है कि 051 टाइप करना था, आपने 015 टाइप कर दिया। तो हम क्या करते हैं, बारकोड रीडर यूज करते हैं। बारकोड रीडर क्या करेगा, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया है, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट एरिया, इस ब्लैक एंड व्हाइट एरिया को ये स्कैन करेगा। और स्कैन करने के बाद इस एरिया को स्कैन करेगा, इसमें ब्लैक को वन में और व्हाइट को जीरो में कन्वर्ट करके इसको डिजिट्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। और डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे चेक डिजिट होगा, इस चेक डिजिट को कैलकुलेट करके चेक करेगा कि ऑल डिजिट्स आर कन्वर्टेड करेक्टली और नॉट। अगर करेक्टली कन्वर्ट हो गए तो बीप की साउंड आएगी। जब हमें बीप की साउंड आती है तो हम समझ जाते हैं कि बारकोड्स आर स्कैन करेक्टली, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, डेटाबेस में जाएगा, वहां से इस बारकोड का डेटा लेकर आएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसके प्राइस क्या है। याद रखना कि बारकोड में सिर्फ डिजिट स्टोर होते हैं, कोई डिटेल स्टोर नहीं होती है। बारकोड के अंदर ये स्टोर होगा कि 05100012517, ये स्टोर है। ये नहीं स्टोर है कि ये प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसके प्राइस क्या है। दैट इज द रीजन कि अगर एक आइटम का बारकोड हम स्कैन करते हैं, वो आइटम हमारा इंपोर्टेड होता है, तब भी हमें जो प्राइसेस आ रहे होते हैं वो लोकल प्राइस आते हैं। इसकी रीजन ये है कि प्राइसेस भी कहाँ से लेकर आता है, डेटाबेस से जो आपने बनाया है। जो प्राइस आपने लिखे एंटर किए वहां से लेकर आएगा। ये बारकोड के अंदर कोई प्राइस लिखे हुए नहीं होते। ठीक है बेटा। अच्छा, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन के अंदर एक ऐप होती है, उस ऐप वो ऐप आपके कैमरा को यूज करके क्यूआर कोड को स्कैन करती है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई कर रही होती है। तो अगर आपको बारकोड रीडर के वो पढ़ने हैं, तो वर्क स्टेप्स लिखने हैं, तो बारकोड रीडर को कैसे काम करता है कि बारकोड रीडर इज यूज, हाँ, इट हैज अ रेड लेजर। ये रेड लेजर क्या करती है, इट दिस रेड लेजर इज थ्रोन ऑन द बारकोड एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, द ब्लैक एरिया रिफ्लेक्ट्स लेसर लाइट while द white एरिया रिफ्लेक्ट्स मोर लाइट। ठीक है। सो द ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स आर आइडेंटिफाइड, दीज आर कन्वर्टेड इनटू zeros and one। ठीक है। एंड देन अ कोड इज आइडेंटिफाइड और स्कैन। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर यू विल यूज अ स्मार्टफोन, द स्मार्टफोन मस्ट हैव अ इस क्यूआर कोड ऐप। ठीक है। अच्छा, फिर क्या करोगे, यू विल योर कैमरा विल स्कैन द क्यूआर कोड एंड देन क्यूआर कोड ऐप विल कन्वर्ट दिस क्यूआर कोड इनटू द डेटा विच इज स्टोर्ड इन दिस बार कोड, इज क्यूआर कोड। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको इस तरह लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कैसे काम कर रहा है। फिर उसके बाद ये आपके पास आ गया कीबोर्ड। अच्छा, कीबोर्ड के अंदर क्या होता है बेटा, कि जो कीज हैं, हर की के नीचे जो है यहाँ पे ये टू लेयर्स होती हैं, जिस तरह आपके रेजिस्टिव टच स्क्रीन के अंदर होती हैं। ठीक है, जब आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर से टच हो जाती है। जब वो टच होती है तो सर्किट कंप्लीट होता है। और वो फिर सर्किट जिस जगह कंप्लीट होता है वो स्पेसिफिक सिग्नल सेंड कर रहा होता है माइक्रो प्रोसेसर को। और माइक्रो प्रोसेसर आइडेंटिफाई कर लेता है विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल कि विच की इज प्रेस्ड। ठीक है बेटा। क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर आपके पास जो है वो टू लेयर्स हैं। और जब आप अपर लेयर को क्या कह रहे हैं, देखें, द यूजेस स्विचेस एंड सर्किट्स टू ट्रांसलेट की स्ट्रोक्स। अच्छा, द की मैट्रिक्स इज अ ग्रिड ऑफ सर्किट, दीज थ्री लेयर्स ऑफ प्लास्टिक, डिफरेंट लेयर्स हैं। ठीक है ना। जब आप इसको टच करेंगे तो क्या होगा, जब व्हेन की इज प्रेस्ड, अ सर्किट इज कंप्लीटेड और मैड एंड दैट सिग्नल इज सेंट
और फिर वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर विल स्पेसिफिक सिग्नल विल सेंड फ्रॉम ईच की, हर की का एक डिफरेंट सिग्नल जाएगा, और माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर विल आइडेंटिफाई दैट विच की इज प्रेस्ड, एंड देन इट विल सेंड व्हाट, अगर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है तो डेटा विल बी सेंड टू स्क्रीन, और जो भी आपको काम करना है उसके अकॉर्डिंगली होगा। अच्छा भाई, इसके बाद ये हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर माउस है। देखो बेटा, माउस कैसे काम करता है कि आपका जो ये जो माउस है ना, आपने देखा होगा आजकल जो माउस यूज करते हैं इसके अंदर एक रेड लेजर निकल रही होती है। ठीक है, इस माउस के अंदर एक छोटा सा कैमरा भी लगा होता है। ये रेड लेजर आपकी सरफेस पर पड़ती है और सरफेस पर पड़ के रिफ्लेक्ट बैक होती है उस कैमरा के अंदर। कैमरा क्या करता है, इमेजेस को कैप्चर करता है। अब कैमरा ये देखता है कि ये इन इमेजेस के अंदर कोई चेंजेस हो रही हैं या सारी इमेजेस सेम है। अगर सारी इमेजेस सेम है तो इसका मतलब है कि माउस इज नॉट बीइंग मूव, और जब माउस मूव नहीं हो रहा है तो फिर वो सिग्नल सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर विल आइडेंटिफाई दैट देयर इज नो चेंज इन द इमेजेस, सो माउस इज नॉट being moved. It means it will not give signals to move the cursor on the screen. अच्छा भाई, और अगर इमेजेस चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि देर इज एन मूवमेंट, एंड माइक्रो प्रोसेसर विल आइडेंटिफाई दैट इन विच डायरेक्शन इज द मूवमेंट इज बीइंग डन, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा होता है, सिग्नल सेंड कर रहा होता है, तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो माउस का पॉइंटर उस डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहा होता है। ठीक है, मैं अगर माउस को यूज नहीं करूंगा तो जो इमेजेस कैप्चर हो रही होंगी वो इमेजेस बिल्कुल सेम होगी, इमेजेस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। राइट बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस माउस को मैंने अपने हाथ पे रखा है और अपने हाथ को मैं मूव कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, जब हाउस हाथ को मैं मूव कर रहा हूँ तो इमेजेस जो कैप्चर हो रही हैं वो चेंज हो रही होंगी और वो जा रही होंगी डेटा जब माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो माइक्रो प्रोसेसर इन चेंज इन इमेजेस से डिटरमिन कर रहा होगा कि विच डायरेक्शन के अंदर माउस को मूव किया है। हालांकि मैंने माउस को मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने हाथ को जो कि माउस के नीचे रखा हुआ है मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, ये चेंज इन इमेजेस से ये डिटरमिन कर रहा है कि किस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है। ये आप करके देख लेना। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास स्टेप्स हैं मूवमेंट के। हाँ, फिर ये पुराने माउस है तो हम यूज नहीं करते। एक टच पैड हमारे पास आता है, इस टच पैड के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं, अपने फिंगर के जरिए इसको कर रहे होते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है डिजिटल कैमरा का। डिजिटल कैमरा और जो ट्रेडिशनल कैमरा है इनके आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखने होते हैं। इनको तो आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। ये माइक्रोफोन मैंने आपको करवा दिया। अच्छा, ये टच स्क्रीन भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस की तरफ। अच्छा बेटा, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या है, अच्छा ये इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड है। इस इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड के अंदर क्या है कि ये एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, स्क्रीन के ऊपर जो आपकी स्क्रीन है इस स्क्रीन के ऊपर इमेज सेंड कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपकी स्क्रीन है ये इंफ्रारेड है, इसमें अपोजिट साइड्स के ऊपर ग्रिड और सेंसर्स ऑफ इंफ्रारेड होंगे। किसी जगह आप टच करोगे तो उसको, ये कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, किसी जगह आप टच करोगे तो वो क्या होगा, वो रेस ब्लॉक होंगी, रेस ब्लॉक होंगी, सिग्नल सेंड जब हो रहे होंगे माइक्रो प्रोसेसर के पास, तो ब्लॉकेट ऑफ रेस को देख कर वो कैलकुलेट कर लेगा कि किस पॉइंट के ऊपर आपने टच किया है और फिर वो अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये सेंसर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। अच्छा भाई, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये सेंसर के सारे क्वेश्चंस हैं। फिर प्रिंटर्स आते हैं। अच्छा भाई, प्रिंटर्स के अंदर क्या होगा, यस बच्चों कुछ पूछना है आपको, कोई बात करनी है? देखो बेटा, प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो जब भी याद रखें, प्रिंटर के अंदर, इंकजेट प्रिंटर की जब भी आप बात करोगे तो आप इस नोजल को जरूर डिस्कस करोगे। और इंकजेट प्रिंटर के अंदर इंक का रिजर्वायर होता है, लिक्विड इंक का, उसको जरूर डिस्कस करोगे। ठीक है, नोजल का वर्ड आपके आंसर में जरूर आना चाहिए, इंक के रिजर्वायर का वर्ड आपके आंसर में जरूर आना चाहिए, और आपका जो आंसर है उसके अंदर जो इंक है
बेसिकली आपके पास जो इंक है वो तीन डिफरेंट टाइप की इंक्स होती हैं। हाँ, अगर हम देखें तो वो चार हो गई, एक तो आपका ब्लैक हो गया। तो ये मैं आपको इमेजेस प्रिंटर्स, हाँ। सर ये मैंने आपसे सवाल पूछा सर, ये अगर ये प्रिंटर का एक लंबा सवाल दे दें कि प्रिंटर आपका इंकजेट प्रिंटर किस तरह काम करता है, तो हाँ वही उसमें बात हम कर रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक और थर्मल बबल दोनों को डिस्कस करें या फिर एक ही को लेके लिख दें बस? मैं आपको बताता हूँ, अभी एक क्वेश्चन आया था तो उसको भी मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। अच्छा भाई, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा था वो पॉइंट्स आप नोट करें कि जब आप प्रिंटर की बात करोगे तो आप किन, इंकजेट प्रिंटर की बात हो रही, सॉरी, ठीक है। तो आप किन किन पॉइंट्स को जरूर डिस्कस करोगे, नोजल्स को, ठीक है ना, इंक, लिक्विड इंक को, इंक रिजर्वायर को, अच्छा, CMYK को, ये कलर कोड है। ये देखो, ये इंक देखो, आपके पास ये चार कलर की इंक होती है, साइन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। साइन, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक, के फॉर काला, के फॉर ब्लैक, ठीक है। तो ये आप इसको, सर अच्छा, लेकिन इनको, इन घर वाले कलर्स को प्रिंटर्स मिक्स में तो करके आप सिर्फ डिफरेंट कलर्स बनाओगे, जी बोले। यस सर बेटा। घर वाले प्रिंटर्स में तो सिर्फ दो कार्ट्रिजेस होते हैं। हाँ, आपका जो घर वाला प्रिंटर है ना, उस प्रिंटर के अंदर वो डिपेंड करता है कि घर में कौन सा प्रिंटर लगा हुआ है। सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास जो घर वाले प्रिंटर हैं उसके अंदर जो कार्ट्रिजेस होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, इंक कार्ट्रिज, वो एक ही कार्ट्रिज के अंदर तीनों इंक होती हैं। यस सर, वो एक ब्लैक एंड वाइट होता है और एक कलर होता है। नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, ब्लैक होता है। व्हाइट तो जो होता ही नहीं, पेपर तो आपका ऑलरेडी व्हाइट है ना बेटा। यस यस, हाँ तो वाइट होता है, वो मतलब एक व्हाइट ब्लैक तो होता वाला ही, होता है और एक कलर वाला होता है। हाँ, एक ब्लैक वाला होता है और एक कलर वाला होता है। मैं आपको दिखाऊं अगर कोई मुझे भी नजर आ जाए। एक ब्लैक वाला होता है और एक कलर होता है, और उस कलर के अंदर ही सारे कलर्स होते हैं। सर ये रहा सर। शायद ये आ सर ये गया, लेफ्ट साइड ठीक पे, है, ये आ एक्सट्रीम गया, ये आ लेफ्ट। गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखें, ठीक है। अब देखो, साइन है, मजेंटा, येलो है, इसके अंदर क्या होंगे, चार पोर्शन, तीन पोर्शन होंगे। और वैसे हम क्या करते हैं, मोस्टली हम किसको यूज कर रहे होते हैं, ब्लैक प्रिंट हमारा ज्यादा निकल रहा होता है, ब्लैक डॉक्यूमेंट और ये और वो, तो इन्होंने ब्लैक का कार्ट्रिज अलग दे दिया, और कलर का एक ही कार्ट्रिज के अंदर तीन सेक्शन बनाए इन्होंने अंदर, और उसके अंदर साइन, मजेंटा और येलो कलर। और ये सारे कलर्स मिक्स होकर क्या बनाएंगे, आपका दूसरे सारे कलर्स को बनाएंगे। आपके जितने भी कलर्स बन रहे होंगे, इन्हीं कलर्स को मिक्स करके बनाएंगे। तो सबसे आपको ये याद रखना है कि जब आप प्रिंटर को डिस्कस कर रहे होगे तो आप ये बात याद रखोगे, ठीक है। अब आता है आपका इंकजेट, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अच्छा भाई, अब आपको ये याद रखना है कि आपके पास दो टाइप के इंकजेट प्रिंटर हैं, एक है पाइजो इलेक्ट्रिक और एक है थर्मल बबल, ठीक है। अब जो स्टेप्स होंगे प्रिंटर के प्रिंटिंग के, पहले क्या होगा, यू विल सेंड डेटा टू प्रिंटर, प्रिंटर ड्राइवर, ड्राइवर मेक श्योर करेगा कि डेटा इस प्रिंटर पे प्रिंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। देन द डेटा विल बी स्टोर्ड, यानी पहला काम, कोई भी प्रिंटर होगा तो पहला काम तो क्या हो रहा होगा कि आप सेंड डेटा टू प्रिंटर ड्राइवर। अच्छा, ये सब बातें उस वक्त आपके लिए फ्रूटफुल होंगी जब किसी एक प्रिंटर के बारे में पूछेगा, सेंड डेटा टू प्रिंटर ड्राइवर, that make sure that the data is in format that can be printed। अच्छा, फिर डेटा इज स्टोर्ड इन प्रिंटर बफर, ठीक है, ये तो सबके अंदर आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब शुरू हो जाएगा आपके इंकजेट प्रिंटर का काम। अब आप यहाँ पे डिस्कस करोगे कि इंकजेट प्रिंटर हैज लिक्विड इंक इन कार्ट्रिज,
ठीक है। और रेजर वायर, लिक्विड इंक, और यहाँ पे आपने लिख दिया CMY के। ठीक है। डिफरेंट कलर्स कैन बी मेड बाय मिक्सिंग दीज कलर्स। ठीक है। अच्छा भाई, अब आप लिखोगे पाइजो इलेक्ट्रिक, अगर लिख रहे हो आपको, ठीक है ना। पाइजो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, देयर इज अ क्रिस्टल। ठीक है। वो क्रिस्टल क्या करेगा, पाइजो इलेक्ट्रिक में क्रिस्टल एट द नोजल ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज is vibrating, start vibration, causing ink to be ejected and sprayed over paper। अब यहाँ पे जिक्र आएगा स्टेपर मोटर एडवांसेस द पेपर। ठीक है ना। अच्छा, अब अच्छा, और दूसरी बात ये होगी कि इसके अंदर हेड होगा, और हेड क्या करता है, ये मूव कर रहा होता है राइट टू लेफ्ट। अच्छा, हेड, प्रिंट हेड, प्रिंट हेड का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कार्ट्रिज वगैरह लगी है, प्रिंट हेड moves across the page। ठीक है। और इस तरह आपके डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगी, डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड। ठीक है बेटा, हो जाएगा। इस तरह याद करना है आपको। देखें, ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि ये पॉइंट आप जब भी प्रिंटर की बात करोगे, इन पॉइंट को आप जरूर नोट करोगे। सर इस डॉक्यूमेंट को मैं ग्रुप पे डाल देगा सर, ताकि मैं इसको रीड ये करके सारे ना। डॉक्यूमेंट को मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ, ये मिक्सिंग कलर्स भी हो गया, पीजो इलेक्ट्रिक। अच्छा, थर्मल बबल के अंदर क्या होगा बेटा, थर्मल बबल के अंदर क्या होगा, एक हीटर होगा जो क्या करेगा, हीट अप करेगा नोजल को। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, इंक का बबल बनेगा, और वो जब कोलैप्स होगा तो इंक जाके पेपर के ऊपर स्प्रे होगी, और पेपर पे डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, थर्मल बबल के अंदर काम होगा। स्टेपर मोटर क्या कर रहा होगा बेटा, लाइन बाय लाइन डॉक्यूमेंट को एडवांस कर रहा होगा। सब पेपर लाइन बाय लाइन, याद रखना है कि लाइन प्रिंटर है। और प्रिंट हेड क्या कर रहा है, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर मूव कर रहा होता है अक्रॉस द पेज। ठीक है। डॉक्यूमेंट इस प्रिंट, नोजल का जिक्र जरूर करना है आपको, नहीं किया मार्क्स नहीं मिलेंगे। सी अपना थर्मल बबल का जिक्र जरूर करना है, नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। सर इन दोनों इंकजेट प्रिंटर्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? बड़ा सिंपल सा है। जब आपको बेस्ट क्वालिटी प्रिंट आउट निकालना है तो आप इंकजेट प्रिंटर यूज करते हो, लेकिन ये स्लो होता है, एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। जब आपको बल्क क्वांटिटी के अंदर प्रिंट आउट निकालना है तो आप क्या यूज करते हो, लेजर जेट। लेजर जेट जो है फास्ट है। नहीं सर, मैं थर्मल बबल की बात कर रहा हूँ और पाइजो इलेक्ट्रिक की बात कर नहीं नहीं, रहा ये हूँ दोनों दोनों। यूज कर रहे होते हैं वो, इन दोनों में आपस में हम वो नहीं करते। नहीं तो जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, कोई पाइजो इलेक्ट्रिक यूज कर रहे होते हैं, कोई थर्मल बबल। जैसे आपका कैनन जो है वो
थर्मल बबल यूज कर रहा होता है, और आपका जो एचपी है वो पाइजो इलेक्ट्रिक यूज कर रहा होता है। एज सच इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे, मे बी सम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। बस वो आपने देखा होगा, वो बबल जेट कहते हैं, जो इसका प्रिंटर आता है ना कैनन का, आप देखो उस पर लिखा होता है बबल जेट। जी और सर। जो आपका एचपी के प्रिंटर होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक, पाइजो इलेक्ट्रिक। सर एस्पॉन के कौन से इस्तेमाल करते हैं? ऐसे होगा कुछ ना कुछ इनमें, है तो दो ही टेक्नोलॉजी। सर सस्ता और महंगे में फर्क हो सकता है बस। वो कंपैरिजन, इनका आपस का कंपैरिजन नहीं है, वो कंपैरिजन है किसका, इंकजेट प्रिंटर और लेजर जेट प्रिंटर का। हमारे पास जो कंपैरिजन है वो इंकजेट एंड लेजर जेट प्रिंटर का। राइट बेटा। तो ये इस तरह हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास लेजर जेट प्रिंटर आता है। लेजर जेट प्रिंटर को आपको याद रखना है कि लेजर जेट प्रिंटर कैसे काम करता है। अब लेजर जेट प्रिंटर जो है हमारा, वो इसको याद करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि लेजर जेट प्रिंटर में देखता हूँ कहाँ पड़ा हुआ है लेजर जेट प्रिंटर। हम्म, यहाँ पे होगा ना लेजर जेट। सर हाँ लेजर जेट ये लेजर, प्रिंटर्स पाउडर इंक इस्तेमाल करते हैं। हाँ इसको हम टोनर का वर्ड यूज करते हैं, ये लेजर जेट प्रिंटर। सही है। ठीक है, हम इसके लिए टोनर का वर्ड यूज करते हैं, ये पाउडर होता है। ठीक है? अब लेजर जेट प्रिंटर को आपको याद रखना है कि कैसे काम करता है। लेजर जेट प्रिंटर को याद करना थोड़ा सा इजी है। अच्छा, लेजर जेट प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लेजर यूज हो रही होती है, ये लेजर है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर पेपर भी होगा ऑब्वियसली, और इसमें वो होता है। अब होता ये है कि आप इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, समटाइम इसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अच्छा, लेजर क्या कर रहा होता है, इस ड्रम को जो कि पॉजिटिवली चार्ज, सपोज के पॉजिटिवली चार्ज, उसको स्कैन करता है, तो सर्टेन एरिया से वो जहां जहां स्कैन करता है वहां से चार्ज को रिमूव कर देता है। तो अब आपके ड्रम के ऊपर दो एरिया बन जाते हैं, एक वो एरिया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और एक वो एरिया जिसपे कोई चार्ज नहीं है, यू में से नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो सपोज किया कि मुझे ए प्रिंट करना है, तो इसके अंदर ऐसा होगा कि जहां जहां ए प्रिंट करना है वो सारा एरिया पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज होगा, और बाकी वाला एरिया जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करनी है उसका एक इमेज बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक आपकी ड्रम के ऊपर दो चार्ज आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज टोनर, टोनर हम कहते हैं किसको, इंक को, इंक पाउडर को। पॉजिटिवली चार्ज टोनर इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। पॉजिटिव टोनर का चार्ज पॉजिटिव है, ड्रम का चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रेपेल कर देता है। लेकिन जहां पर आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करनी थी उसका चार्ज नेगेटिव था, तो टोनर जाके नेगेटिव एरिया पे स्टिक हो जाता है। तो अब आपका पाउडर जो है वो ड्रम पे चिपक गया, सिर्फ उन एरियाज में जहां पर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके ऊपर हम एक शीट को रोल करते हैं जो चार्ज होती है। ठीक है। तो अब क्या होता है, जब शीट को हम इसके ऊपर रोल करते हैं, तो ये जो पाउडर है वो शीट के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। फिर उस शीट को हम लेकर जाते हैं एक हीटर में, जिसको हम फ्यूजर कहते हैं। हीटर क्या करता है, इस शीट को हीट अप करता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लेजर प्रिंटर से आपका प्रिंट आउट निकले या फोटोकॉपियर मशीन से निकले, तो वो गर्म होता है। तो ये फ्यूजर क्या करेगा, ये इसको पेपर के पाउडर को हीट अप करेगा, मेल्ट करेगा, और वो पाउडर परमानेंटली स्टिक हो जाएगा आपकी पेपर के ऊपर। और फिर उसके बाद वो पेपर जो है इजेक्ट हो जाता है। याद ये रखना है कि इंकजेट लेजर जेट प्रिंटर पेज प्रिंटर है, ये पूरा पेज एट वंस प्रिंट करता है। ठीक है भाई। तो सर बैक इंकजेट टू प्रिंट, बैक भी करते हैं।
हाँ पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा, आपको पूरा पेज एक साथ बाहर निकलेगा। सॉरी। मतलब आगे भी प्रिंटेड होगा और पीछे भी प्रिंटेड होगा। हाँ वो तो फिर अगर आगे और पीछे ये आपका डुप्लेक्स प्रिंटर है, अगर तो वो क्या करेगा, उससे वापस आएगा और इसी के अंदर दोबारा इसी असेंबली से गुजरेगा और फिर बैक साइड पे प्रिंट करके बाहर निकलेगा। सही है सर। वो तो फिर इस पूरी असेंबली से वो ट्वाइस गुजरेगा अगर डुप्लेक्स प्रिंटर है। पहले एक साइड प्रिंट होगी, फिर वो दोबारा पेपर आपको पता भी नहीं चलेगा, दोबारा पेपर अंदर जाएगा, अंदर जाके दोबारा वो इसी प्रोसेस से गुजरेगा, बैक साइड पे प्रिंट करेगा और फिर वो बाहर निकलेगा। तो इंकजेट और लेजर जेट प्रिंटर के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है कि इंकजेट प्रिंटर के अंदर आप लिक्विड इंक यूज करते हैं, लेजर जेट प्रिंटर के अंदर आप टोनर यूज करते हैं जो पाउडर है, पाउडर इंक है। इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उसमें आपका ड्रम रोल प्ले कर रहा होता है। लेजर जेट में, इंकजेट प्रिंटर के अंदर नोजल कार्ट्रिज आपका जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। नोजल के ऊपर क्या होता है कि क्रिस्टल या हीटर लगा होता है और वो इंक को स्प्रे करता है। इसके अंदर क्या होगा, ड्रम के ऊपर हम चार्ज कर देते हैं, फिर एक लेजर हेड उसको स्कैन करता है और सर्टेन एरिया से चार्ज को रिमूव करके जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट करनी है उसका इमेज बनाता है, राइट। फिर उसके बाद इसके ऊपर चार्ज पाउडर स्प्रे करते हैं। जब चार्ज पाउडर स्प्रे करते हैं तो वो पाउडर उन जगहों पर जाके स्टिक हो जाता है जिन जगहों के ऊपर क्या है आपका चार्ज नहीं है, ठीक है ना, जहां पर आपने इसको स्कैन हेड ने उसके इमेज बनाई है। फिर उसके ऊपर हम एक शीट को रोल करते हैं तो पाउडर शीट के ऊपर ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद शीट को हम हीटर से गुजारते हैं तो पाउडर मेल्ट होकर शीट के ऊपर परमानेंटली प्रेस हो जाता है, स्टिक हो जाता है और फिर वो शीट बाहर निकल आती है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो अगला आपके पास क्वेश्चन आता है बड़ा कॉमन, वो आता है 3D प्रिंटर का। 3D प्रिंटर के अंदर हम दो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, याद रखें। 3D प्रिंटिंग जो है वो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि जिस तरह देखें, अगर आपको एक पत्थर से कोई चीज बनानी है तो आप पत्थर से क्या करते हो, आप उसमें स्टोन में से मटेरियल को रिमूव करके कोई चीज बनाते हो, तो वो बनती है सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन अगर आपको एक प्लॉट के ऊपर अगर आपको कोई वॉल बनानी है तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर आप जो क्या करते हैं, आप जो ब्लॉक्स को ऐड करके वॉल बना रहे होते हो, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या होती है, बिल्ड बाय लेयर होती है। अच्छा भाई, अब याद ये रखना है कि आपके पास जो 3D प्रिंटिंग है वो दो टाइप के हैं, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग और एक को हम कहते हैं डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग। ये आपको समझना है। देखें बेटा, अगर आप किसी प्लास्टिक को मेल्ट करके कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, किसी प्लास्टिक को मेल्ट करके कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो क्या होगा कि उस वो प्लास्टिक के ऊपर, एक प्लास्टिक की लेयर के ऊपर दूसरी प्लास्टिक की लेयर होगी तो खुद ही एक दूसरे से स्टिक हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग हो गई। लेकिन अगर आप क्या करते हो, किसी पाउडर को के जरिए आप क्या करते हो, 3D प्रिंटिंग कर रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो पाउडर के ऊपर दूसरे पाउडर को अगर आप लेयर डालते जाओगे तो आपस में स्टिक नहीं होगा। आपको क्या चाहिए होगा, कोई बाइंडिंग मटेरियल, कोई ग्लू चाहिए होगा। तो ये होती है बाइंडर 3D प्रिंटिंग। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। दो टाइप की आपके पास 3D प्रिंटिंग है, एक डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग है और एक बाइंडर 3D प्रिंटिंग है। जैसे आपने किसी प्लास्टिक को मेल्ट करके, रेजिन को मेल्ट करके आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होगी। और अगर आप किसी पाउडर के जरिए कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर आपको पाउडर की एक लेयर डालने के बाद कोई लेयर आपको डालनी होगी बाइंडिंग मटेरियल के की, फिर दूसरी लेयर। जैसे देखो, आप जो वॉल बनाते हो तो पहले वो क्या करते हैं, ब्लॉक्स की एक लेयर बनाते हैं, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वो जो है क्या कहते हैं उसको कि वो जो मिक्सचर होता है वो मिक्सचर डालते हैं, सीमेंट वाटर और सैंड का।
फिर उसके ऊपर क्या करते हैं, ब्लॉक की दूसरी लेयर, अगर कभी आपने ऑब्जर्व किया है, वो दूसरी लेयर रखते हैं, फिर वो मिक्सर को जो मिक्सर को डालते हैं, फिर तीसरी लेयर रखते हैं। तो ये क्या होगा, ये है आपकी बाइंडर, क्योंकि ये सीमेंट की जो लेयर है ये बाइंडिंग का काम कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर मैंने स्टूडेंट्स, एक आर यू सवाल गेटिंग? पूछा था सर, उसमें ना उन्होंने एडिटिव को भी अलग बना दिया था सर। एडिटिव के अंदर दो एडिटिव है ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सर, वो आपने जो रिव्यू कार्ड भेजी थी उसमें 3 तरह की उन्होंने 3D प्रिंटर बना दिए थे सर उन्होंने। अच्छा, अब ये देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये यूज कर रहा है सीमेंट का मटेरियल। ठीक है, अब सीमेंट का जो मटेरियल यूज कर रहा है ये, तो ये सीमेंट तो एक दूसरे से खुद ही क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। तो आपको बाइंडिंग मटेरियल की नीड नहीं होगी। ये जो हाउस बन रहा है, तो इसके अंदर जो है ये बाइंडिंग मटेरियल की आपको नीड नहीं होगी। ये देखिए, तो ये डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होगा। दिस विल बी नोन एज डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि समटाइम आप कोई ऐसा मटेरियल यूज करते हो, ये भी देखो प्लास्टिक को मेल्ट करके बना रहा है। हाँ, तो ये भी क्या होगा, डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होगा। ये प्लास्टिक है, ये जाएगा मेल्ट होगा, और मेल्ट होकर ये ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा भाई, आपका डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होगा। समटाइम आप पाउडर यूज करके क्या कर रहे होते हो, कोई चीज बना रहे होते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे बाइंडिंग 3D मटेरियल। ठीक है बेटा। ठीक है, इज इट ओके बेटा? फिर उसके बाद आपके पास आते हैं, तीनों प्रिंटर हो गए आपके, राइट। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं ये। अच्छा बेटा, एक काम और मैं भी करूंगा थोड़ी देर में इंशाल्लाह, कि ये जो पेपर्स है ना, इन पेपर्स के अंदर आपको ये बड़ी मुश्किल होगी कि आप क्या करोगे, एक फाइल ओपन करो, वहां पे क्वेश्चन देखो, दूसरी फाइल ओपन करो, वहां जाके उसकी मार्किंग स्कीम देखो। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह मैं ये करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर्स है ना, मैं इन सब के क्वेश्चंस को एक ही फाइल में इस तरह डालूंगा कि हर क्वेश्चन के बाद उसकी मार्किंग स्कीम लिखी हुई होगी। क्वेश्चन मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम। तो बस एक ही फाइल के अंदर आपका इंशाल्लाह सारा काम हो जाएगा। और इंशाल्लाह बस जैसे ही मैं थोड़ी देर में टाइम मिलेगा मुझे, तो ये मैं ये काम करके आपको शेयर करूंगा। लेकिन इस फाइल को जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सेंड करूंगा, आपको पूरी फाइल पढ़नी है। यूँ समझें कि ये आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपको खुद सॉल्व नहीं करना, अब टाइम नहीं होगा कि सॉल्व करने बैठे। अब आप क्या करना है, एक एक क्वेश्चन पढ़ना, उसकी मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन मार्किंग स्कीम, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। और फिर उसके साथ में वो जो मैं आपको दिखा रहा था ना, एक क्या दिखाया था मैंने आपको, एग्जामिनर रिपोर्ट, वो भी मैं एक एक
पेपर की एग्जामिनर रिपोर्ट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये होगा कि आपको थोड़ा सा वो होगा। बस अब आपके लिए जो रीडिंग राइटिंग मटेरियल जो है ना, रीडिंग मटेरियल यही रहेगा। रीडिंग मटेरियल के लिए ये आपने मोबाइल फ़ोन में रखना, और ऑब्वियसली आप अपना मोबाइल फ़ोन आप वहाँ जाओगे तो लेके जाओगे साथ, तो आपने साथ ले आना। एग्जामिनेशन हॉल में 10 मिनट्स से पहले आप एंटर नहीं होना, ठीक है। आप जो है पहले अपनी गाड़ी में बैठे रहना और ये पढ़ते रहना। 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में जो है अपने एग्जामिनेशन हॉल में आप एंटर होना। ज़्यादा टाइम आपको उसकी नीड नहीं है। बस वो पेपर आप क्या करना। सॉरी बेटा, सॉरी व्हाट यू सर से। वो ऐसे ऐसे होता है सर कि 5 मिनट अगर हो जाए ना लेट, मतलब 5 मिनट अगर पेपर में रहते हैं तो फिर वो हमें बाहर रोक कर रखते हैं, और फिर जब पेपर अच्छा शुरू ना, होते तो हैं बस तभी अंदर अकॉर्डिंगली जाने देते हैं। देख कि भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। जहाँ सही है पर भी सर। आप दे रहे हो ना, एग्जाम दे रहे हो ना, तो आप देखना कि यार मैं वहाँ जाके बैठूंगा तो टाइम मेरा वेस्ट होगा, इसके बजाय मैं इतनी देर में कोई पास पेपर रिवाइज कर लूंगा, ठीक है ना। तो अब सही है। मोबाइल के अंदर जब मैं अभी पीडीएफ दूंगा तो मोबाइल में आपके लिए इजी हो जाएगा। और सेकेंडली क्या होगा कि इसके अंदर हर क्वेश्चन के बाद उसका मार्किंग होगी, तो आपको वो देखना भी नहीं होगा। एक ही फाइल में सारा काम हो जाएगा। अच्छा, फाइल ज़रा हैवी हो जाएगी, लेकिन एक ही फाइल में सारा काम होगा। उसका पीडीएफ बना के मैं भी थोड़ी देर में आपको सेंड करता हूँ। अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास। लेज़र जेट प्रिंटर भी हो गया हमारा। हम्म, ये इंकजेट प्रिंटर भी हो गया, लेज़र जेट प्रिंटर भी हो गया। अच्छा, 3D प्रिंटर भी। अब इसके बाद जो आता है हमारे पास बारी आती है, किस चीज़ की बारी आती है, इसके बाद हमारे पास बारी आती है मॉनिटर्स की। अच्छा, हमारे पास मॉनिटर जो है 3 टाइप के मॉनिटर्स हैं, 2 टाइप के, सॉरी यार, 2 या 3 कर लें आप। एलईडी और ओएलईडी भी ले लें तो 3 टाइप के मॉनिटर हो जाएंगे। 2 टाइप के आपके पास मॉनिटर हैं, 3 टाइप के लेने। एक है हमारा एलसीडी मॉनिटर, हाँ। एक है हमारे पास एलईडी मॉनिटर, और एक हमारे पास है ओएलईडी मॉनिटर। अच्छा, स्पीकर के अंदर बड़ा सिंपल सा है। स्पीकर के अंदर आपके पास डिजिटल सिग्नल होते हैं, ये किसके पास जाते हैं, डीएसी के पास, ठीक है ना। ये इसको एनालॉग में कन्वर्ट करता है। एक एम्पलीफायर लगा होता है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, और फिर ये वोल्टेज जाता है किसके पास, स्पीकर के डायफ्राम के पास, और डायफ्राम वाइब्रेट होने लगता है। जब वो वाइब्रेट होता है तो उससे क्या होता है कि सामने जो हवा है, उस हवा के ऊपर रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन की पोजीशन आती है, और उसको हम साउंड कहते हैं। हमने बात की थी जो एयर के अंदर जो रिफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन है वही बेसिकली साउंड है, ठीक है। तो वो साउंड है बस। इस तरह इसके अंदर इस तरह हमारे स्पीकर काम कर रहे होते हैं। तो ये फाइल भी मैं आपको, चलो, फिर उसके बाद क्या है, मॉनिटर। अच्छा, अब हमारे पास जो मॉनिटर है वो देख लें आप। हमारे पास जो मॉनिटर्स हैं, एलसीडी है, एलईडी है, और ओएलईडी है। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि फ्रंट लीड और बैक लीड क्या चीज़ होती है। देखें बेटा, ये एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन है और फ्रंट के
अच्छा, यू कैन आंसर इन पॉइंट्स बट यू शुड यूज सेंस। क्या कहेंगे आप इसको, जो है वो पॉइंट्स में तो लिखना, सेंटेंस बना के लिखना। अच्छा भाई, अब ये देखो बेटा, ये इसके अंदर क्या है, ये फ्रंट पर आपको नजर आ रहा है, बैक साइड के अंदर क्या है, इसके अंदर ये लाइट सोर्स है। तो हम ये कहते हैं कि दिस इज बैकलिट टेक्नोलॉजी। ठीक है, दिस इज नोन एज बैकलिट टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास क्या होता है, ये बैकलिट टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे होते हैं। अब देखें, ये आपके पास जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर क्या है, हमारे पास एलसीडी मॉनिटर है। एलसीडी मॉनिटर के अंदर क्या होगा, फ्रंट के ऊपर क्रिस्टल्स होंगे और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। और बैक साइड के ऊपर इसके अंदर क्या होती हैं, एक लाइट सोर्स होता है जिसको हम कहते हैं कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प, CCFL, कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, लाइट सोर्स होता है बैक के ऊपर। अच्छा, अब जब CCFL आप यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि CCFL के अंदर एक इशू ये होता है कि इसको वार्म अप होने में टाइम लगता है। ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। ठीक है ना, ये वार्म अप हो जाता है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, तो फिर इससे लाइट निकलती है। ठीक है, ये लाइट जाकर पड़ती है किसके ऊपर, आपके क्रिस्टल्स के ऊपर, और क्रिस्टल से पास थ्रू होती है। जब लाइट क्रिस्टल से पास थ्रू होती है तो आपको एक इमेज नजर आ रहा होता है। इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है एलसीडी के अंदर, कि एलसीडी जो है ये थिक होती है, मोर लाइट जो है वो मोर एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, हीट अप होती है। हाँ, और ये इतनी ज्यादा इसकी इमेज जो है वो इतना शार्प या ब्राइट नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, लाइट सोर्स के लिए एक काम और करते हैं हम, कि अपने स्क्रीन के बैक साइड के ऊपर हम एलईडीज लगा लेते हैं। जैसे आपके पास एलईडीज होती हैं, आपके मोबाइल के अंदर एक छोटी सी एलईडी लगी होती है, जो ब्लिंक करती है सम टाइम। ठीक है ना, आपके जो बटन्स हैं उन पे एलईडी लगी होती है, जो ये बताती हैं कि ये ऑन है या ऑफ है ना। चार्ज का जो बटन है उस पे हाँ, तो इसमें क्या होता है, बैक साइड पर एलईडीज लगी होती हैं। इन एलईडी से लाइट निकलती है, क्रिस्टल से गुजरती है। एलईडी मॉनिटर्स के अंदर भी क्रिस्टल होते हैं, एलईडी भी बैकलाइट टेक्नोलॉजी है, एलसीडी भी बैकलाइट टेक्नोलॉजी है। क्रिस्टल से पास थ्रू होते हैं। जब लाइट क्रिस्टल से गुजरती है तो फिर वो क्या होता है, वो क्रिस्टल से लाइट को एमिट कर रहे होते हैं, और आपको पिक्सल्स नजर आते हैं और एक इमेज बन जाता है। आपको ये याद रखना है कि एलसीडी एलईडी का एलसीडी के ऊपर क्या एडवांटेज है। ठीक है, एलईडी को चार्ज होने में वार्म अप का टाइम नहीं लगता। ठीक है ना, इसको वार्म अप नहीं, वार्म अप रिक्वायर्ड नहीं होता है एलसीडी को। ठीक है, अच्छा भाई। सर ओएलईडी के सवाल आते हैं। ओएलईडी के अंदर क्या है कि ये इसका सेल्फ कंटेन लाइट है। हाँ, इसकी ये बैकलिट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसके अंदर जो एलईडीज लगी हैं वो उनकी अपनी लाइट होती है। और वही जो है वो जब चमकती है तो आपको वही जब लाइट को एमिट करती हैं तो आपको ऑब्जेक्ट नजर आता है, आपको इमेज नजर आता है। तो ओएलईडी एलईडी और एलसीडी में जो डिफरेंस है वो ये है कि एलसीडी एंड एलईडी बोथ आर बैकलिट टेक्नोलॉजी। ओएलईडी हैज इन ओएलईडी ये क्या होती है, सेल्फ कंटेन्ड होती है, इसको बैकलिट की नीड नहीं होती है। अब इसको बैकलिट टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए तो ये और ज्यादा थिन हो जाता है। फिर इसके अंदर कार्बन हम कंपाउंड यूज कर रहे होते हैं, और ये क्या होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक है। और ये ये बैंड हो सकती है। ठीक है ना, ये क्या हो सकती हैं, बैंड हो सकती हैं। और ओएलईडी को किसी स्क्रीन पे लगाने के लिए हम अपना इंकजेट प्रिंटर को यूज कर सकते हैं। इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो हेड होता है, जिसको नोजल कहते हैं, वो क्या होता है, वो लेफ्ट राइट और अप डाउन, और लेफ्ट राइट और अप डाउन चारों डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा होता है। इंकजेट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी आपके 3D प्रिंटर में भी यूज हो रही होती है, जिसमें हम हेड को लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम पर यूज मूव कर रहे होते हैं, और ओएलईडी स्क्रीन को बनाते हुए भी। ठीक है, ये एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने किया है, मैं उसका आंसर मैं आपको दूं। क्या क्वेश्चन है? यस।
अगर आप कोई क्वेश्चन वो करें ना मुझे भेजें तो मुझे बता भी देंगे सर मैंने क्वेश्चन भेजा है, कि वो मैं जाके देखूं, वो तो बस ऐसी ही नज़र पड़ गई मेरी तो। अच्छा भाई देखें क्या लिखा हुआ है, मार्लेस आल्सो नीड्स टू स्टोर। हाँ ये देखो, आप ये कह रहे हो कि अब कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी। देखो भाई, अच्छा भाई याद रखो कि जब ये कह रहे हैं ना शो यूर वर्किंग और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क आपका वर्क उसका आंसर का है, और आपके 2 मार्क्स आपके वर्किंग के हैं। इस बात को याद रखना, 2 मार्क्स वर्किंग के हैं और 1 मार्क आपका आंसर है। आपकी वर्किंग करेक्ट है लेकिन कैलकुलेशन में आंसर आपका इनकरेक्ट हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैंने ये ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट इस स्पेस को छोड़ के इधर उधर वर्किंग कर देता है, बड़ा मैंने ऑब्जर्व किया है। आप जब दूसरी जगहों पे वर्किंग कर रहे हो तो उसको थोड़ी वो करेगा, वो तो वर्किंग के लिए ये स्पेस है, यहाँ पर आपको वर्किंग करनी है, तो सारी वर्किंग आप यहाँ पर करोगे। ये क्या कह रहा है, 8 बिट का है, 8 बिट यानी 1 बाइट है, ठीक है। इमेजेस हैं, हर इमेज के अंदर 500 पिक्सल्स हैं, और 300 हाई हैं, और कितनी इमेजेस हैं, 10 इमेजेस हैं, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, राइट रेयान। ये 10 से इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इमेजेस कितनी है, 10 है। ओ मैंने मुझे समझ भी नहीं आया कि 510 से 10 इसकी क्या लेंथ है या हाइट है, मैंने पता नहीं क्यों 10 से मल्टीप्लाई। अच्छा भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करने का, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है, कि जितने जीरो हैं एंड के ऊपर राइट हैंड साइड पर, उन सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 0 आप ये लगा दो। फिर उसके बाद 5 टाइम्स 3 इज 15, टाइम 1 इज 15, टाइम 1 इज 15, तो ये हो गए आपके बाइट्स। अब आपको एमबी में आंसर देना है, तो इसको आप क्या करोगे, 15,000, सॉरी 15 00 0 0 0 है ना, इसको डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये आ जाएगा किलो बाइट, और फिर एक और दफा डिवाइड करोगे 1000 से, तो ये क्या आ जाएगा, मेगाबाइट। अब क्या होगा, ऊपर वाले 3 0 नीचे वाले 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर वाले 2 0 नीचे वाले 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या बचेगा, 15/10। अच्छा नीचे 1 0 है, तो आप कहीं पॉइंट नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट को आप क्या करोगे, 1 प्लेस राइट साइड पे शिफ्ट कर दोगे, क्योंकि नीचे 1 0 है। यहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हो। नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको 6 प्लेसेस जो है राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो आपका आंसर हो गया 1.5 MB, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? जी सर। जी सर। अच्छा भाई, ये हो गया आपका, मॉनिटर्स भी हो गए आपके, प्रिंटर भी हो गए। अच्छा एक क्वेश्चन आई थिंक रहता है, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाए। फिर मुझसे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसको करता हूँ। अ, एक, हाँ ये प्रोजेक्टर्स। अच्छा अच्छा भी, आपके पास जो प्रोजेक्टर्स हैं, इन प्रोजेक्टर को हम क्या करते हैं, 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर और एक है एलसीडी प्रोजेक्टर। अच्छा भाई, एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर, ये एलसीडी प्रोजेक्टर, इस एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर क्या होगा कि जो लाइट सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स क्या होती है कि इन मिरर से पास थ्रू होती है, और ये मिरर क्या करते हैं, लाइट सोर्स को 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 3 डिफरेंट वेव्स के अंदर वो कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, RGB। याद ये रखना है कि मॉनिटर और प्रोजेक्टर के लिए आप RGB यूज करोगे,
और प्रिंटर के लिए आप CMYK यूज करोगे, CMYK फॉर प्रिंटर, और मॉनिटर और उसके लिए RGB। हाँ, मॉनिटर के लिए और उसके लिए। फिर ये पास थ्रू होती हैं LCD से, और LCDs इनको क्या करती हैं, फोकस कर देती हैं एक लेंस के ऊपर, और लेंस इसको एनलार्ज करके वॉल के ऊपर सेंड कर देती हैं। ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, लाइट सोर्स आएगी, ये मिरर से गुजरेगी, मिरर्स की नेचर इस तरह की है कि इस लाइट सोर्स को क्या करती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं 3 डिफरेंट कलर्स के अंदर। ये डिफरेंट कलर 3 डिफरेंट LCD से पास थ्रू होती हैं, और फिर उसके बाद लेंस पर आती हैं। लेंस क्या करता है, इसको एनलार्ज करके डिस्प्ले कर देता है किसके ऊपर, स्क्रीन पे। ये है आपका LCD प्रिंटर। अच्छा, एक आपके पास है LED प्रिंटर। LED प्रिंटर के अंदर सॉरी, DLP प्रिंटर। DLP प्रिंटर के अंदर याद रखना है कि मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स होती हैं। ठीक है, ये माइक्रो मिरर होती हैं जो कि लाइट को थ्रो कर रही होती हैं किसके ऊपर, प्रोजेक्टिंग वॉल पर। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर क्या होता है कि अगर लाइट, ये जो मिरर जो है वो लाइट सोर्स की तरफ टिल्ड होगा, तो लाइट उस पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, हम कहेंगे ये ऑन है। और अगर उससे उसकी डायरेक्शन जो है अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स होगी, तो लाइट इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हम ये कहेंगे कि ये ऑफ है। ठीक है। और इस तरह क्या होती है, लाइट जो है वो एक इमेज बनता है, इमेज जो है वो वॉल के ऊपर थ्रो होता है, और आपको एक इमेज नजर आ रहा होता है स्क्रीन पे। बस ये इस टाइप के पॉइंट्स जो हैं वो आप याद कर लें। DLP और LCD के अंदर DLP के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अब आप इतना आए नहीं है, लेकिन ये आया है कि दैट इज यूजिंग मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स। जब मिलियंस ऑफ माइक्रो मिरर्स होंगे तो वो DLP होगा। ठीक है बच्चों। सर वो आपने कहा था ना बिल्डिंग ब्लॉक वाला पढ़ा देंगे सर, आपने कहा था मुश्किल क्वेश्चन। अच्छा, मैं बिल्डिंग ब्लॉक वाला भी मैं पढ़ा के फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ठीक है ना। और उस टाइम में फिर मैं क्या करूँगा कि मैं वो बनाऊंगा पास पेपर। ठीक है, पास पेपर आपको मैं सेंड कर दूंगा, फिर आप लोग पास पेपर देख लेना। अच्छा बेटा, देखो हमारे पास जो गेट्स हैं, वी हैव 6 डिफरेंट गेट्स। आपको याद होगा, गेट को याद रखना है, गेट वाला एक क्वेश्चन भी मुझे आपको करवाना है। अच्छा भाई, ठीक है। हमारे पास जो है वो 6 गेट्स हैं। सबसे पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, X is 1 if A is 0, यानी नॉट 1। ये नॉट गेट। फिर हमारे पास एंड गेट है। क्या कहता है, X is 1 if A is 1 and B is 1, यानी बोथ आर 1। ठीक है। फिर हमारे पास और गेट है। और गेट क्या कहता है, X is 1 if either is 1। ठीक है। फिर हमारे पास एक गेट है जिसको हम कहते हैं नैंड गेट। नैंड गेट क्या कहता है, ये अपोजिट ऑफ एंड है। ये कहता है X is 1, X is 0 if both are 1। ठीक है। फिर हमारे पास एक गेट है नॉर। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है, ये अपोजिट ऑफ और है, ये कहता है X is 0 if either is 1। ठीक है। फिर लास्ट गेट है हमारे पास जोर गेट। इसकी वर्डिंग याद रखनी है। जोर गेट क्या कहता है, X is 1 if A is 1 और B is 1 but not both। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है ये, कि A is 1 और B is 1 बट नॉट बोथ। अगर ये बट नॉट बोथ का वर्ड आ गया तो ये आपका जोर गेट है। अच्छा, आपका जो नैंड और नॉर गेट है, इनकी नेचर ये है कि यू कैन यूज नैंड और नॉर गेट इन प्लेस ऑफ एनी अदर गेट।
वी कैन यूज नैंड और नॉर गेट इन प्लेस ऑफ एनी अदर गेट। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब देखें आपके पास जो नॉट गेट है, नॉट गेट का जो आपके पास टेबल है वो क्या, एक्स एंड ए। एक्स एंड ए, सॉरी ए एंड एक्स। क्या कह रहा है अभी, ए इज 0 तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ए 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या कहता है एंड गेट। एंड गेट क्या है भाई, ये कहता है कि ए बी एक्स, ए 0 है बी 0 है, ए 0 बी 1, ए 1 बी 0, ए 1 बी 1। ये कह रहा है बोथ आर 1 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज आउटपुट इज 0। इसके अपोजिट आपके पास जो गेट है वो है नैंड गेट। ठीक है। नैंड गेट क्या है भाई, इसमें भी क्या होता है, ए होता है बी होता है और एक्स होता है। 0 0 0 1 1 0 1 1। ये कहता है कि अगर कोई भी ए दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा, अदरवाइज आउटपुट विल बी 1। ये है आपका नैंड गेट जो एंड गेट का अपोजिट है। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपके पास एक और गेट है जिसको हम कहते हैं और गेट। और गेट क्या कहता है, ए बी एक्स। ठीक है। अच्छा भाई, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। और एक हमारे पास क्या है, नॉर गेट। ठीक है। और गेट में क्या है कि इधर इज 1 आउटपुट इज 1। ये एक बी 1 है तो आउटपुट 1 हो गया, ए 1 है आउटपुट 1 हो गया, दोनों 1 है आउटपुट 1 हो गया। नॉर गेट कहता है इधर इज 1 आउटपुट इज 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 1 हो गया। अच्छा भाई। ठीक है। अब आपको क्या करना है, नैंड गेट के जरिए नॉट गेट भी बनाना है, नैंड गेट के जरिए एंड भी बनाना है, नैंड गेट के जरिए और भी बनाना है। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट के अंदर आपको दो इनपुट चाहिए, आपने ये दो वायर लगाए। हमारे पास आपके पास सिर्फ एक इनपुट है ए। आपने क्या किया, ए का कनेक्शन आपने इस इनपुट के साथ भी कर दिया, ए का कनेक्शन इस इनपुट के साथ भी कर दिया। ठीक है। अब ए अगर 0 है तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब दोनों 0 होते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 1। तो ये 1 हो गया, यानी इनपुट ए जो है वो 1 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, ए अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। दोनों 1 होते हैं नैंड गेट में तो आउटपुट क्या आता है, 0। तो 0 हो गया, तो 1 0 में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ इन नैंड गेट if in NAND gate if in NAND gate we are using single input, it will work like a NOT gate। ये बात समझ में आई, NAND with single input is a NOT gate। ये बात समझ में आई भाई, इस बात पे कोई एतराज, कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर। नहीं है। नो सर। अच्छा, ये तो मसला हो गया, ये बिल्डिंग ब्लॉक बन गया। अब हमें क्या चाहिए, नैंड गेट से एंड गेट बनाना है।
अच्छा, मैंने क्या किया, ए एंड गेट में भी दो इनपुट होते हैं, मैंने नैंड पे दो इनपुट ले लिए। ठीक है, अब क्या होगा, अगर ये दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट वन आ जाएगा, ये जीरो ये वन हुआ तो आउटपुट वन आ जाएगा, ये वन ये जीरो हुआ तो आउटपुट वन आ जाएगा, दोनों वन है तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। मुझे क्या करना है, इस वन को जीरो में कन्वर्ट करना है, इस वन को जीरो में कन्वर्ट करना है, इस वन को जीरो में कन्वर्ट करना है, और जीरो को वन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे नॉट गेट लगा देता हूँ। ठीक है ना। अच्छा, यूज क्या करना है, हमें नैंड गेट ही यूज करना है, और हमने अभी पढ़ा है कि अगर नैंड गेट को सिंगल इनपुट दे तो वो नॉट बन जाता है। तो अब क्या हुआ, नैंड के ऊपर नैंड लगा दिया तो क्या बन गया, ये एंड गेट। राइट, देखो जीरो जीरो है सपोज किया, तो नैंड गेट में जीरो जीरो से क्या आएगा, वन आएगा, तो ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, दोनों वन से आउटपुट जीरो आ जाएगा, तो जीरो जीरो से आउटपुट जीरो बन गया। ये वाली आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अच्छा, आपने क्या किया, एक को जीरो एक को वन कर दिया। ठीक है, तो ये जीरो है ये वन है, तो जीरो वन से नैंड गेट में आउटपुट वन आता है, तो वन आता है, वन वन से आउटपुट जीरो आता है, तो जीरो वन से जीरो हो गया, आपका जीरो आ गया, वन जीरो से भी जीरो हो गया, जीरो आ गया। अब दोनों को मैं वन कर रहा हूँ, वन वन किया तो नैंड गेट में क्या आ गया, आउटपुट जीरो, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, जीरो जीरो से नैंड गेट में आउटपुट वन आता है, ये वन हो गया। ठीक है, तो वन वन पे वन है, यही आपकी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी हो गई। ये आपका हो गया नैंड गेट, दो नैंड गेट ने एंड का काम किया है। अब आते हैं और गेट की तरफ। आपने क्या किया, ए लिया बी लिया, ए के ऊपर आपने सिंगल इनपुट पे नैंड गेट लगा दिया, बी के ऊपर सिंगल इनपुट के ऊपर आपने नैंड गेट लगा दिया, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर नैंड गेट लगा दिया। अब क्या होगा, अगर ए इज जीरो तो ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो पर आउटपुट क्या हो जाता है, वन हो जाता है। बी इज जीरो तो ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो पर आउटपुट वन, और वन वन पे नैंड गेट में आउटपुट जीरो होता है, तो देखो आपके पास क्या आ गया, जीरो जीरो से जीरो आ गया। ठीक है, अच्छा भाई, अगर ए जीरो बी वन है, तो जीरो जीरो से यहाँ पे वन आ गया, और वन वन से यहाँ पे क्या आ गया, जीरो, वन जीरो से नैंड गेट में क्या आता है, आउटपुट, वन जीरो से नैंड गेट में आउटपुट क्या आता है, जीरो, तो ये देखो जीरो आ गया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, दोनों को वन कर देता हूँ। सर नैंड गेट में 10 से 1 नहीं आता? आए वो वही, मैं बस वो क्या करूँ, मैं कहाँ पहुंच गया पता नहीं, दोबारा देखते हैं। ये जीरो है ये जीरो, तो जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, और वन वन, दोनों वन हो गए तो क्या हो गया, जीरो। तो ये वाली रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई। पता नहीं कहाँ था मैं भाई। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या हुआ है, हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, वन जीरो करते हैं, तो दोनों वन है, वन वन से नैंड गेट में क्या आता है, जीरो। ठीक है, वन जीरो, वन जीरो से वन जीरो, वन जीरो से नैंड गेट में क्या आ गया, वन, तो ये वन जीरो है तो वन आउटपुट आ गया, वन जीरो है तो वन आउटपुट आ गया, जीरो वन है तो वन आ गया, ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब मैं दोनों को वन कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी वन ये भी वन, दोनों वन तो जीरो, ये भी वन ये भी वन, दोनों वन तो जीरो, जीरो जीरो पर नैंड गेट से क्या आता है, आउटपुट वन आता है, तो देखो वन वन से आउटपुट क्या आ गया, वन आ गया, ये हो गया। तो अगर हम सिंगल इनपुट लेंगे नैंड गेट में तो ये नॉट बन जाएगा, डबल नैंड गेट लेंगे तो ये एंड बन जाएगा, ट्रिपल नैंड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और गेट। राइट बच्चों, ओके सर, राइट इसके बच्चों, सवाल आते हैं क्या पेपर में? हर सॉरी एग्जाम में आए हैं, क्वेश्चन आए हैं।
हो सकता है ना। सर इसके अंदर ये तो सही है, ये तो आसान है। इसके अंदर मसला आता है जब आप स्टेटमेंट बिल्डिंग करनी होती है और वो जब स्टेटमेंट दी हुई होती है और आपको एक डायग्राम बनाना होता है, उसको इंटरप्रिटेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं, देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन देख के फिर थोड़ा सा गैप लेंगे और फिर उसके बाद जो है एक आध क्वेश्चन देख। अभी तो था क्वेश्चन कहाँ गया ये। ग्यारह क्वेश्चन। जी सर, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है अभी, x इज इक्वल टू बी एंड नॉट ए, जॉर ए और सी। ठीक है। अच्छा, जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि मैक्सिमम 2 इनपुट होते हैं गेट में, हम भी 2 ही इनपुट ले रहे होते हैं, हम कौन सा ज्यादा इनपुट ले रहे हैं। अब आपको क्या करना है इसको, देखो ये जो है इसको आप, एक ब्रैकेट है ना तो इसको आपने इस तरह कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ये इधर आ गया, और ये वाला ब्रैकेट ये इधर आ गया। तो इस तरह आपने क्या कर दिया है, अपने उसको डिफरेंट पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो पहले इन ठीक है। दो ए है, ब्रैकेट्स को करना होता है। बी है, सी है, ठीक है ना। पहले आपने इनर वाला ब्रैकेट खोलोगे। इनर वाले ब्रैकेट में क्या कर रहा है, बी एंड नॉट ए, नॉट ए यानी ए के ऊपर नॉट है, और ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है बी के साथ। हो गया भाई। आपने इनर वाले ब्रैकेट खोल रहे हैं, दूसरा इनर वाला ब्रैकेट कौन सा है, ए और सी। हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है भाई, आपका जॉर गेट। सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये तो थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। ये लो, अब ये देखें, एंड और नॉट नैंड बन जाएगा, और नॉट नॉर बन जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे वो नहीं करवा रहा है, आपसे डायग्राम नहीं बनवा रहा है, आपसे बोल रहा है कि इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करें। सर वो जो ब्लैंक पेजेस होते हैं उसके ऊपर हम लोग खुद ही डायग्राम बना सकते हैं ना? वर्किंग कर सकते हैं अपनी, जी। उनको यूज करना है आपको अपना। ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो उसकी वर्किंग वहां पे कर लो, चाहो तो आप डायरेक्ट कर लो। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इनर ब्रैकेट खोलोगे, ये एक इनर ब्रैकेट है, ये भी इनर ब्रैकेट है, ये इसका आउटर ब्रैकेट है, और ये सबसे बाहर वाला ब्रैकेट। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये अलग ब्रैकेट, ये क्या लिखा हुआ है, ए और सी। सपोज किया इसको आपने कह दिया पी, आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें ए और सी, या आप पी लिख लें। ठीक है ना, ए और सी, ये आपने लिख दिया पी। ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा फिर उसके बाद ये क्या है, नॉट ए एंड नॉट सी, ए नॉट एंड, अच्छा और के लिए आप प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा जगह कम लगेगी। और एंड के लिए आप डॉट लगा सकते हैं, सी नॉट, या आप इसको लिख दें क्यू। ठीक है। अच्छा, इंसर्ट, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, पी एंड, पी एंड क्यू, इसको आपने कह दिया आर। फिर उसके बाद क्या आ रहा है,
इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इस आर को, ये आर हो गया ना, इसको हमने आर बोल दिया, इस आर को आप जोर कर रहे हैं बी के साथ, तो आपने क्या लिखा, आर जोर बी, ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले ए और सी है, आप चाहें तो लिख लें ए और सी, और ए एंड सी, ए नॉट एंड सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए नॉट की भी नीड है और सी नॉट की भी नीड। तो पहले आपने ए नॉट निकाल लिया, क्या हो गया, 1 1 1 1, 0 0 0 0। सी नॉट निकाल लिया, क्या हो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, फिर आपको पी निकालना है, वो क्या है, ए और सी है, ए और सी है, और गेट क्या कहता है, दोनों वन होंगे तो आउटपुट वन आएगा, तो इधर इज वन, आउटपुट इज वन, 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1। अच्छा, ये क्या कह रहा है, ए नॉट एंड क्यू नॉट, तो ऐड में दोनों वन होंगे तो आउटपुट वन आएगा, ये दोनों वन है तो आउटपुट वन वन आएगा, और ये दोनों वन है तो आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज आउटपुट जीरो हो जाएगा। आर, आर क्या कह रहा है, पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू के अंदर दोनों वन होंगे तो वन आएगा, कहीं पर भी दोनों वन नहीं है तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स, एक्स क्या कर रहा है, आर जोर बी, आर को बी के साथ जोर करना है आपको। जोर के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट होंगे तो वन आएगा, 0 0 पे 0 0 0 पे 0 1 0 पे 1 1 0 पे 1 0 0 पे 0 0 0 पे 0 1 0 पे 1 1 0 पे 1, ये हो गया, राइट। अच्छा, जी ये याद रखना है कि समटाइम आपसे बोलता है कि उसको सिंप्लीफाई कर दें। ये देखें, आपका जो आउटपुट है वो बी का के बराबर है, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। तो आप ये कह सकते हैं कि होल सर्किट कैन बी रिप्लेस बाय इनपुट बी, तो पूरा ये सर्किट सिंपलीफाई, आपका जो है इसको सिंपलीफाई बी से। कहते हैं, जी बेटा। इसको सिंपलीफाई कहते हैं कि हाँ, बताना कि किससे अच्छा, क्या सोच। दूसरा आपके पास इसी का एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, अगर इसका सर्किट डायग्राम बनाना है तो वही काम करेंगे कि आप पहले इसको ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो आपने पहले ये वाला, आपने क्या किया, एक ब्रैकेट बना दिया ये वाला, ये क्या कह रहा है, ए और सी। अच्छा, दूसरा इनर ब्रैकेट ये वाला है, ये कह रहा है नॉट ए, तो ए के ऊपर आपने नॉट लगा दिया, और नॉट सी, सी के ऊपर भी आपने नॉट लगा दिया, और दोनों को आपने एंड कर दिया। ठीक है, और फिर ये कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन कर दें एंड से, तो इन दोनों को आपने एंड से ज्वाइन कर दिया। फिर कह रहा है इसको बी के साथ जोर कर दें, राइट बच्चों। जी सर। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा 1 घंटे का, सही। और फिर मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है ना, मैं आपको वो भेज दूंगा, जब तक मुझे काम करना है कि मुझे वो पेपर बनाना है जल्दी से ना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूँ ताकि आपके पास रिसोर्स आ जाए। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। तो अब हम स्टॉप कर, ठीक है बेटा, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बोल देना, फिर हम अभी मैं 1 1.5 घंटे बाद हम फिर लॉग इन कर लेंगे, तकरीबन हम 10:30 11 बजे। तो सही है फिर हम सर। जब तक आप होगे तो हम वो करेंगे। ये सही है ना, आप क्वेश्चन पूछोगे व्हाट्सएप पे, मैं व्हाट्सएप पे आंसर दूंगा, वो ज़्यादा बेटर ये कि आप लॉग इन करो, मीटिंग पे आंसर। ठीक है, सही है सर। थैंक यू। चलो ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।